नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है मिशन स्टार। रात के 1 बज रहे थे। निशांत की दृष्टि लगातार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। उसे लगा कोई वायुयान हिमाचल प्रदेश की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके आश्चर्य का ठिकाना इस कारण से ना रहा कि ये वायुयान लद्दाख और चीन की सीमा पर लगे रडारों से बचकर हिमाचल की सीमा तक कैसे उड़ाया। कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं हुई है, अथवा हमारी वायुसेना के उत्तरी कमान के कंप्यूटरों को हाइक तो नहीं किया जा चुका है। ये विचार आते ही उसने तुरंत अपने प्रमुख मिस्टर कृष्णदेव राय को सूचित किया। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इस कारण अपनी कैबिन से उठकर वे तुरंत निशांत के पास चले आए। ओह, ये तो नामुमकिन है, निशांत की कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखते हुए उन्होंने कहा और वायुसेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय को फोन लगाकर इसकी जानकारी दी। सर, हमारे कंप्यूटर पर तो कोई विमान दिखाई नहीं दे रहा है, उधर से बताया गया। कृष्णदेव राय ने एक बार फिर निशांत के कंप्यूटर की ओर देखा। विमान अब और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। मिस्टर अरुण, क्या वाकई में आपको कोई विमान नहीं दिखाई दे रहा है? यस मिस्टर देव, आई एम राइट। ओह, इसका मतलब है तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जा चुका है। हमारे दुश्मनों को ये नहीं पता है कि उन पर हम 2 जगहों से निगरानी रख रहे हैं। सर, निशांत ने चौंकते हुए कहा। क्या हुआ मिस्टर देव? अरुण ने किसी की तेज आवाज सुनी और आश्चर्य से पूछा। सर, निशांत ने फिर कहा। वायुयान अचानक से 90 अंश पर घूम गया और फिर गायब हो गया। मिस्टर देव, वायुयान गायब हो गया? मैं क्या सुन रहा हूं? आप सुन तो सही रहे हैं, परंतु यह आश्चर्यजनक है। तत्काल ही वायुसेना प्रमुख और रक्षा मंत्री को इसकी सूचना देनी होगी। देव ने अरुण से कहा। यस मिस्टर देव, मैं वायुसेना प्रमुख को सूचित करता हूं। आप रक्षा मंत्री जी को सूचित करें। हमें तत्काल सुरक्षा की ओर कदम उठाने होंगे। मिस्टर अरुण, अभी सबसे महत्वपूर्ण है उस वायुयान को ढूंढना। कहाँ गया वो? मैं अपनी ओर से देखता हूं, किंतु आप भी अपनी टीम को इस बारे में सजग कर दें। अवश्य, हम फिर बात करते हैं, देव ने कहा और फोन काट दिया। अगले 1 घंटे तक कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई संदेहजनक स्थिति तो नहीं दिखाई दी, किंतु सभी को सूचित किया जा चुका था। रक्षा मंत्री श्री नारायण राव, रक्षा सचिव तथा कुछ अन्य अधिकारी रक्षा मंत्रालय में उपस्थित हो चुके थे। वायुसेना प्रमुख और सभी प्रमुख इंजीनियर भी अपने अपने ऑफिस में बैठ गए थे और सभी एक दूसरे से हॉटलाइन से सीधे जुड़ चुके थे, जिससे किसी भी नई हरकत को सभी को एक साथ सूचित किया जा सके। इस बीच सबसे प्रमुख बात जो हुई थी वो थी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में लगे सभी रडारों के सिग्नल अब वायुसेना प्रमुखों के ऑफिस में देखे जा रहे थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। इस घटना की जानकारी थल सेना के प्रमुख को भी दी गई थी, जिससे जमीनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सके। वो विमान यदि किसी कारण से असंतुलित होकर कहीं गिर गया हो तो उसे भी ढूंढा जा सके। भारतीय वायुसेना के तकनीक टीम का प्रमुख आशुतोष पाटिल, उसकी मुख्य सहायक कृतिका तथा रक्षा मंत्रालय की तकनीकी टीम की प्रमुख अपर्णा स्वामी और अंशुल मेनन भी स्थिति पर नजर रखने हेतु अपने अपने कैबिन में बैठ चुके थे। क्या हमें वायुसेना के उत्तरी कमान के ऑफिस में लगे कंप्यूटरों को बंद कर देना चाहिए? देव ने हॉटलाइन पर पूछा। नहीं, आवश्यकता नहीं है। उत्तरी कमान के कंप्यूटरों को हाइक नहीं किया गया है। केवल उत्तरी कमान के कंप्यूटरों को रडारों से मिलने वाले सिग्नलों को किसी तकनीकी से रोका गया है और हमारे दुश्मनों को ये नहीं पता कि हम अपने रडारों के सिग्नलों को 2 जगह पर विश्लेषण कर रहे हैं। अपर्णा स्वामी ने अपनी राय दी। ये हो सकता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के अति गोपनीय कक्ष में लिन ची अपनी सीट पर एकदम से आवाक रह गया। ये हुआ क्या? उसने मन ही मन कहा और अपने कंप्यूटर पर जो कर सकता था उसे करने की कोशिश की, किंतु सफलता नहीं मिली। वो जानता था इस असफलता के लिए उसे कड़ी सजा मिलेगी। मिस्टर पोंग ची ली ने बहुत विश्वास से उसे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। इसे किसी भी तरह छुपाया भी नहीं जा सकता था। वो अपनी सीट से उठा और मिस्टर पोंग के कैबिन में जा पहुंचा। सर, हमारा विमान हिमाचल प्रदेश की सीमा में दाखिल होता इसके पहले ही अचानक से 90 अंश पर घूमकर लापता हो गया।
तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि? नो सर, लिन ने अपनी नजरें झुकाए हुए कहा। मिस जिंग, तुम शीघ्रता से पाकिस्तान में हमारे मिशन के कोऑर्डिनेटर मिस्टर कादिर से कहो कि उनकी सीमा में हमारा एक मानव रहित टोही विमान क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। उससे तब तक हाथ ना लगाए जब तक हमारी टीम पहुंच ना जाए और उसकी सुरक्षा करे। यस सर, मिस जिंग ने कहा और टेलीफोन का नंबर डायल करने लगी। सर, लिन ने कहा, हो सकता है हमारा विमान भारतीय सीमा में गिरा हो, तो फिर तुम ना रहोगे। लिन खड़े खड़े कांपने लगा और घबरा कर एक कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर लिन, ये समय तुम्हारे बैठने का नहीं है। मिस्टर जियोंग के साथ मिलकर अपने सॉफ्टवेयर को एक बार फिर से चेक करो, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। यस सर, लिन ने कुर्सी से उठते हुए कहा और कैबिन से बाहर निकल गया। वोंग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई थी। वो भारतीय इंजीनियरों की क्षमता से परिचित था और समझ रहा था कि भारतीयों ने उस विमान को मार गिराया होगा। वोंग भारतीय कंप्यूटरों को हैक किए बिना ही ये प्रयोग ना करने के लिए अपने रक्षा मंत्री मिस्टर जी यांग से पहले ही अनुरोध कर चुका था, किंतु जी यांग ने मिस्टर जी पुंगली के कहने पर ही इस महत्वपूर्ण मिशन को इसी प्रकार करने के लिए आदेशित किया था। इस तरह देखा जाए तो यह असफलता जी पुंगली की ही मानी जाएगी, और यदि असफलता के लिए किसी को सजा मिलती है तो वो व्यक्ति होगा जी पुंगली। इस प्रकार वो अपने प्रबल प्रतिद्वंदी जी पुंगली को अपने रास्ते से हटाकर भारतीय मिशन का प्रमुख बन जाएगा। इस असफलता में वो अपने लिए अवसर की संभावना को ढूंढ रहा था। अभी सुबह नहीं हुई थी। अब्दुल कादिर अपने कैबिन के पीछे वाले रास्ते से बाहर बरामदे में निकलकर बदहवास सा इधर उधर तेज कदमों से आ जा रहा था। उसे भारतीय सीमा पर लगे अपने रडारों से ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला था जिससे पता चल सके कि कोई चीनी मानव रहित विमान हिमाचल प्रदेश के रास्ते भारत में घुसने का प्रयास कर रहा है। चीन उसका मित्र देश है, फिर भी इतनी महत्वपूर्ण बात उसके देश से छुपाकर चीनी भारत में अपनी जासूसी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ये तो मित्रता में नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन है, फिर भी वो कर भी क्या सकता था। कादिर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगी अपनी सीमा पर तैनात सुरक्षा चौकियों के सभी प्रमुखों को सूचित कर दिया था। उनकी सीमा में कोई मानव रहित विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा है, उसे अपनी सुरक्षा में रखे और तब तक उसे हाथ ना लगाए जब तक चीनी अधिकारी वहां पहुंच नहीं जाते। 2 घंटे से भी अधिक समय बीत चुका था, किंतु अभी तक उसे विमान के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली थी। कादिर दिन निकलने से पहले ही उस विमान को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लेना चाहता था, क्योंकि दिन निकलने के बाद तो वहां रहने वाले लोग भी बाहर निकल आएंगे और वे अगर उसकी सेना से पहले विमान को देख लेते हैं तो जाने कौन सी महत्वपूर्ण बात या उस विमान के चित्र को सोशल मीडिया में पहुंचाकर इधर उधर फैला दिया जाएगा, तो फिर ये चीन के साथ किए गए उसके देश के समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। हो सकता है इसके लिए उसे ही दोषी माना जाए। वो फिर अपने कैबिन की सीट पर बैठकर अपने कंप्यूटर को अच्छी तरह खंगालने लगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। किंतु जब वो असफल हो रहा, 2 घंटे से भी अधिक समय बीत चुका था, किंतु अभी तक उसे विमान के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली थी। कादिर दिन निकलने से पहले ही उस विमान को अपने सुरक्षा घेरे में ले लेना चाहता था, क्योंकि दिन निकलने के बाद तो वहां रहने वाले लोग भी बाहर निकल। किंतु जब वो असफल रहा तो मुख्य हॉल जहां उसके इंजीनियर बैठते थे, उस हॉल में आकर अपने सभी इंजीनियरों से पूछा, क्या वाकई में तुम्हें अपने रडारों से किसी विमान का कोई सिग्नल नहीं मिला? नहीं सर, एक साथ 3-4 लोगों ने कहा। हॉल के कोने वाली सीट पर बैठा कादिर का सबसे विश्वसनीय इंजीनियर मोहम्मद इदरीस बहुत तेजी से अपने कंप्यूटर पर इधर उधर माउस से क्लिक कर रहा था। क्या खोज रहे हो इदरीस? उसके पास पहुंचते ही कादिर ने कहा, सर मुझे लगता है कि हमारे कंप्यूटरों को हैक किया जा चुका है, या फिर हमारे रडारों के सिग्नलों को हम तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो?
कादिर ने लगभग चीखते हुए ये बात कही। सर, मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। अब तक कादिर उसके कंप्यूटर पर अपनी आंखों को गड़ा चुका था। आश्चर्य और उत्तेजना से कादिर कांपने लगा। उसे भी इदरीस की बात सही लगने लगी थी। हमारे कंप्यूटरों को हैक करने का काम भारतीयों ने ही किया होगा। हॉल में बैठे एक वरिष्ठ इंजीनियर ने सावधानी से विचार करते हुए कहा। और कौन करेगा? चीनी हमारे मित्र हैं और हम तो उनका सहयोग ही कर रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा। तुम सब समझ भी रहे हो कि क्या कह रहे हो? यदि भारतीयों ने हमारे कंप्यूटर को हैक किया है या हमारे रडारों के सिग्नलों को हम तक पहुंचने से रोका है, तो अभी तक उन भारतीयों के कितने ही विमान हमारी सीमा में घुसकर हमारी कितनी जासूसी कर चुके होंगे, इसका अंदाजा भी है। इदरीस ने काफी गंभीरता से ये बात कही। बात तो तुम्हारी सही है इदरीस, कादिर ने कहा। तो क्या चीनियों ने ही ऐसा किया है? किसी एक ने कहा। वो क्यों करेंगे? उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? दूसरे इंजीनियर ने कहा। तुम सब चीनियों को नहीं जानते। वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हित और उद्देश्य हम जान नहीं सकते। इदरीस ने फिर गंभीरता से ये बात कही। चीनी अपने भारतीय मिशन को हमसे भी छुपा कर रखना चाहते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारा प्रयोग करते हैं या फिर सहयोग लेते हैं। कादिर ने मन ही मन कहा और अपने कैबिन की ओर चला गया। हॉल में बैठे सभी ने अपने अपने कंप्यूटरों को छोड़ दिया था। वहां एक सन्नाटा सा फैल गया था। भारत के रक्षा मंत्री नारायण राव ने सुबह होते ही इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नपेंद्र गोस्वामी को दी, तो तत्काल ही आधा घंटे के अंदर उन्होंने एक अति गोपनीय बैठक के लिए रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिस्टर DY पाटिल और सेना के तीनों अंगों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए नियुक्त मिस्टर विमल नागपाल एवं राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान के प्रमुख मिस्टर राकेश खंडेलवाल को अपने आवास पर ही बुला लिया। बैठक में रक्षा मंत्री ने सभी को रात में घटी घटना की विस्तृत जानकारी दी, तो खंडेलवाल ने कहा, आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि वो विमान मानव रहित था और उसे दूर से रिमोट द्वारा कोई कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब उन्हें पता था कि हमारे उत्तरी कमान के मुख्यालय में उस विमान के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, तो वो विमान अचानक से घूमकर वापस कहाँ गया और अभी तक हमारी थल सेना को भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। मिस्टर पाटिल ने चिंतित होते हुए कहा, मेरा विचार है कि उस विमान के कंट्रोल सिस्टम को किसी और ने भी हैक किया था। खंडेलवाल ने अपना मत व्यक्त किया। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमारा मित्र भी हो सकता है, मिस्टर राव ने सहज रहते हुए कहा। इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर हम नहीं जा सकते, नागपाल ने कहा। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि ये विमान था किस देश का, रक्षा सचिव किरण चंद्रचूड़ ने कहा। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। इतनी उन्नत तकनीकी पाकिस्तान के पास नहीं हो सकती। निश्चित ही यह विमान चीन का रहा होगा, नागपाल ने बड़ी सहजता से कहा। विमान चाहे चीन का ही रहा हो, किंतु इसका ऑपरेशन चीन के साथ साथ पाकिस्तान के भी किसी निकट के स्थान से किया जा रहा होगा, या फिर निकट के किसी स्थान पर चीन के रिमोट से मिले सिग्नलों को बूस्ट करने वाले यंत्र लगाए गए होंगे, खंडेलवाल ने कहा। वो स्थान अवश्य ही पाकिस्तान में होगा, किरण ने कहा। आवश्यक नहीं है मिस्टर किरण, वो स्थान हमारे कश्मीर के क्षेत्र में भी हो सकता है, मिस्टर पाटिल ने विचार करते हुए कहा। अपने क्षेत्र के उस स्थान को तो हम ढूंढ ही सकते हैं, प्रधानमंत्री ने मिस्टर खंडेलवाल की ओर देखते हुए कहा, जो अभी तक सभी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अवश्य ही, खंडेलवाल ने कहा और अपने मोबाइल से एक फोन कॉल लगा दिया। हेलो, उधर से आवाज आई। कृतिका, अभी तुम कहाँ हो? मैं सुबह ही ऑफिस पहुंच गई थी और मिस्टर बैसल भी पहुंच चुके हैं। कोई विशेष कारण? यस सर, उत्तरी कमान के मुख्यालय से हमारी तकनीकी प्रमुख आस्था मेनन ने हमें सूचित किया है कि उनके सिग्नलों को कश्मीर से ही किसी स्थान से हैक या कंट्रोल किया जा रहा है। उसकी सही लोकेशन, उसी को हम ट्रेस करने की कोशिश में है सर।
ट्रेस होने पर क्या करना है? कोई आदेश वायुसेना के उत्तरी कमान के प्रमुख की ओर से? यस सर, हम उसे उड़ा देंगे। बैठक को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज दिन भर मैं हॉटलाइन पर रहूंगा। मुझे पल पल की सूचना मिलनी चाहिए। और देखो, कोई चूक स्वीकार नहीं होगी। चीन के रक्षा मंत्री मिस्टर जी यांग ने अपने कैबिन में भारतीय मिशन के प्रमुख मिस्टर जी पोंग ली, उसके समकक्ष अधिकारी मिस्टर पोंग ची ली, प्रमुख रक्षा सलाहकार मिस्टर जिंगशी और मुख्य तकनीकी अधिकारी मिस्टर यो जिंगशी को सुबह सुबह बुला लिया था। उन्हें इस घटना की विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री को देनी थी। ये घटना बहुत बड़ी नहीं थी, किंतु इसका महत्व बहुत अधिक इस कारण से हो गया था क्योंकि हमसे उनके देश के रक्षा तंत्र की ये बड़ी चूक साबित होती थी। यदि किसी तकनीकी से उनके एक विमान को इधर उधर बिना उनकी स्वीकार्यता से घुमाया जा सकता है, तो भविष्य के उनके सारे मिशन को इसी प्रकार नाकामयाब बनाया जा सकेगा और फिर चीन अपने पड़ोसी राज्यों पर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व कायम करने में सफल नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त ये केवल एक तकनीकी कमी ही नहीं थी, किसी अन्य के द्वारा किया गया एक विश्वासघात भी हो सकता था, जिसका पता करना भी आवश्यक था। उसे सर्वाधिक खतरा अपने मित्र पाकिस्तान से ही था, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार चाहे एक ही क्यों ना हो, उसकी सत्ता के केंद्र में कई शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध काम करती है। सरकार का सेना पर नियंत्रण है या सेना का सरकार पर, कह नहीं सकते। कई आतंकी संगठनों का पोषण और उनकी ट्रेनिंग सेना करती है, किंतु वे सरकार की नीतियों के विरुद्ध काम भी करते हैं। रक्षा मंत्री मिस्टर जी यांग का अपने पाकिस्तानी मित्रों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, किंतु भारत के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को निभाने के लिए उन्हें पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखना उनकी मजबूरी हो गई थी। चीन की सबसे बड़ी चिंता थी भारत की बढ़ती हुई आर्थिक, तकनीकी कुशलता और वैश्विक मंचों पर मिलने वाली पहचान, जिसे वो पसंद नहीं करता था, और यही वो प्रमुख कारण था जिससे वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता रहा। भारत के रक्षा तंत्र की जासूसी करना उसकी पहली प्राथमिकता बन चुकी थी। भारत के रक्षा मामलों की जानकारी प्राप्त करना केवल चीन की ही प्राथमिकता नहीं थी, ये प्राथमिकता पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादी संगठनों की भी थी, और ये काम सभी अलग अलग करते थे और एक साथ मिलकर भी, और इनका साथ भारत के अंदर रहने वाले कुछ आस्तीन के सांप भी देते थे, और इस कारण भी इनके हौसले बुलंद रहते थे। भारत की नई सरकार ने इन सब के मंसूबों को अच्छी तरह पहचान लिया था, और अब इनके कृत्यों को हर जगह न केवल कड़ी चुनौती मिल रही थी, बल्कि ये सब मिलकर भी असफल हो रहे थे। ये भी एक बड़ी चिंता थी कि चीन के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की नई पहचान बन रही थी। भारत अब केवल रक्षा उपकरणों और हथियारों का खरीदार ही नहीं था, वो बेच भी रहा था। भारत अब चीन को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर और कड़ी चुनौती पेश कर रहा था। इन सभी कारणों के कारण चीन भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान उसका साथ तो देता ही था, कुछ आतंकवादी संगठन भी भारत को अंदर से कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। इन संगठनों में सबसे नया संगठन बनकर उभरा था अल जवाहिर। इस संगठन का मुख्यालय पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में किसी अज्ञात स्थान पर था। इस संगठन ने अपने पैर फैलाकर कश्मीर में भी अपने को मजबूत कर लिया था। इसके पास अन्य आतंकवादी संगठनों की तुलना में तकनीकी दक्षता काफी अधिक थी। इसके साथ पाकिस्तानी रक्षा अनुसंधान में काम कर चुके इंजीनियर जुड़ चुके थे, जिस कारण से भी अपने आप को पाकिस्तान सरकार से तो अलग रख ही रहा था, अन्य आतंकी संगठनों से भी ये स्वयं को अलग रखकर भारत में अपनी गतिविधियों का संचालन करने लगा था, जिस पर अब भारत के साथ साथ चीन की भी नजर थी। अपने मुख्य तकनीकी अधिकारी मिस्टर यो जिंगशी की ओर देखकर रक्षा मंत्री मिस्टर जिंग यांग ने पूछा, मिस्टर जिंग, कोई जानकारी है आपको अपनी इस असफलता की? यस सर। क्या? जी यांग ने पूछा। मेरी जानकारी के अनुसार
पाकिस्तान में जन्मे एक नए आतंकी संगठन अल जवाहिर ने ही लद्दाख की सीमा में हमारे सहयोगी मिस्टर कादिर के लैब को हैक कर उसका डेटा चोरी किया है, और उसी ने ही कश्मीर में स्थापित अपने दूसरे और बड़े तकनीकी सेंटर से हमारे और विमान के सॉफ्टवेयर को हैक कर विमान का अपहरण किया है। फिर तो उसके पास हमारा और भी डाटा होगा। रक्षा सलाहकार ने जिंगशी से पूछा। हमारे डेटा की कोडिंग को रीड करना इतना आसान तो नहीं है, किंतु उनके पास ये योग्य तकनीक दक्षता है। फिर तो मिस्टर कादिर के सेंटर से भी हमारे डेटा की चोरी हो गई होगी। फिर तो मिस्टर कादिर के सेंटर से भी हमारे डेटा की चोरी हो गई होगी। डी पुंग ने कहा। यस सर। हमारी तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई सेंध को हम उचित नहीं मान सकते, पोंग ची ली ने कहा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारे पूर्व मिशन के डेटा भी चोरी किए गए होंगे, रक्षा मंत्री ने चिंतित होते हुए कहा। यस सर, तकनीकी अधिकारी ने कहा। क्या इस अल जवाहिर के सेंटरों की लोकेशन है हमारे पास? रक्षा मंत्री ने पूछा। उनके सेंटरों की लोकेशन को खोजने का प्रयास हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, किंतु अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है, डी पुंग ने कहा। फिर तो हमें मिस्टर कादिर के सेंटर को उड़ाना होगा, क्योंकि उसकी चाबी अब अल जवाहिर के पास भी है, रक्षा मंत्री ने कठोर होते हुए कहा। जी सर, पोंग ची ली ने कहा, और बैठक में सन्नाटा फैल गया। थोड़ी देर मौन छाए रहने के बाद डी पुंग ली ने कहा। सर, अल जवाहिर के सेंटरों के बारे में आपने क्या सोचा है? हम भारत और पाकिस्तान के सेंटरों को सीधे तौर पर नहीं उड़ा सकते, किंतु पहले तुम उनकी लोकेशन को ट्रेस करो। यस सर, पाकिस्तान के सेंटर को ट्रेस करना ज़्यादा कठिन नहीं है, किंतु भारत में ये काम आसान नहीं होगा, तकनीकी अधिकारी ने कहा। आप सब अपना अपना काम करें, मैं इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को देता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कक्ष में रक्षा मंत्री, रक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव के अलावा तकनीकी दल के 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे। अभी अभी कुछ देर पहले रक्षा मंत्री की बात अलकायदा, ISI जैसे मोहम्मद एवं लश्कर के प्रमुखों से हो चुकी थी, और इसी बातचीत को बताने के लिए प्रधानमंत्री के कक्ष में आए थे, तो वहां पहले से ही लोग बैठे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कक्ष में मंत्री, रक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव के अलावा तकनीकी दल के 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे। अभी अभी कुछ देर पहले रक्षा मंत्री की बात अलकायदा, ISI जैसे मोहम्मद एवं लश्कर के प्रमुखों से हो चुकी थी, और इसी बातचीत को बताने के लिए प्रधानमंत्री के कक्ष में आए थे, तो वहां पहले से ही अन्य लोग बैठे थे। क्या सूचना है मंत्री जी? प्रधानमंत्री ने पूछा। सर, अल जवाहिर संगठन ने अपनी किसी भी जानकारी को हमसे या फिर अन्य संगठनों जैसे अलकायदा, ISI से साझा करने से मना कर दिया है। मेरे सारे प्रयास असफल हो गए हैं। सर, हमारी असफलता से चीन हम पर बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है, रक्षा सचिव ने कहा। चीन हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, वो हम पर कोई कार्रवाई करने की कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा, रक्षा सलाहकार ने कहा। क्यों? हमारे पास कौन सी ताकत है जिससे चीन डरता है? एक तकनीकी अधिकारी ने कहा। ये बात हमारी ताकत की नहीं है। भारत हमारा और चीन का साझा दुश्मन है। भारत के विरुद्ध कार्रवाई में हम चीन के साथ हैं। इस कारण, रक्षा सलाहकार ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हमारे देश में जन्मा कोई संगठन उनका विमान और उनके सॉफ्टवेयर को हैक कर ले और हम चुपचाप बैठे रहें, दूसरे तकनीकी अधिकारी ने कहा। हम चुप कहाँ बैठे हैं? जो कर सकते हैं, जैसा किया जा सकता है, वो कर ही तो रहे हैं, रक्षा सलाहकार ने फिर कहा। किंतु अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है और ये हमारी चिंता का विषय है, रक्षा मंत्री ने कहा। रक्षा मंत्री ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि रक्षा सलाहकार के मोबाइल की घंटी बजी। रक्षा सलाहकार ने अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल निकाला और कान से लगाकर कहा, हेलो, क्या हुआ? रक्षा मंत्री ने चौंकते हुए पूछा। सर, लद्दाख बॉर्डर के पास हमारे सेंटर को उड़ा दिया गया है, उधर से आवाज आई। किसने? भारत या चीन ने?
सर, भारत को तो हमारे इस सेंटर के बारे में पता ही नहीं है। रक्षा मंत्री ने फोन को काट कर जेब में रख लिया। सब ने उनकी बातें सुन ली थी। चीन हमारे विरुद्ध कुछ और बड़ा कर सकता है। हमें सतर्क रहते हुए इस अल जवाहिर के विरुद्ध कुछ करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी पर निढाल होते हुए कहा। रात के 8 बज चुके थे। भारत में इस केस से संबंधित सभी अधिकारी हॉटलाइन से चिपके बैठे हुए थे। अभी तक कोई सकारात्मक सूचना नहीं मिली थी। सहसा हॉटलाइन पर एक आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कोई महत्वपूर्ण सूचना शेयर की जाने वाली है। 20 सेकंड रुककर हॉटलाइन पर कृतिका की आवाज गूंजी। सर, अल जवाहिर के दोनों महत्वपूर्ण सेंटरों को ट्रेस कर लिया गया है। सर, एक सेंटर पाकिस्तान में इस्लामाबाद शहर के पूर्व बाहरी इलाके में और एक नई बनी मस्जिद के ऊपरी तल पर है, और सर यहीं उनका मुख्यालय भी है। सारी सूचनाओं को यहीं एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर यहीं से भारत में फैले अपने संगठन के लोगों को आदेशित किया जाता है। भारत में चीन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु उन्होंने अपना एक सेंटर हमारे कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक पहाड़ी पर बनाया है। उनका एंटीना एक पहाड़ी पर है और वहां मिले सिग्नलों को उनसे लगभग 1 किलोमीटर दूर तक दूसरी पहाड़ी पर बने 2 मंजिला मकान में किया जा रहा है, और यहीं पर वो विमान भी है। क्या करने क्या जा रहे हैं? रक्षा सलाहकार मिस्टर पाटिल ने पूछा। सर, हमारी उत्तरी कमान की सेना की एक टुकड़ी कैप्टन नीरज वर्मा के नेतृत्व में पहाड़ी पर बने 2 मंजिला मकान को घेर चुकी है। हम पहले उस एंटीना को अपनी छोटी मिसाइल से ब्लास्ट करेंगे, फिर हमारी सेना की टुकड़ी उस मकान को अपने कब्जे में लेकर वहां के सभी लोगों को जिंदा पकड़ने का प्रयास करेगी। ओके, गुड। मिस्टर पाटिल कुछ कहते इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा। 2 मिनट के मौन के बाद एंटीना को ब्लास्ट कर देने की सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख ने सूचना दी कि सेना की कार्रवाई सफल रही। लगभग 10 लोग मारे गए और 22 को बंदी बनाया गया। विमान एवं बहुत सारा सामान जिसमें कंप्यूटर और कई सारी चिप, सैटेलाइट, मोबाइल आदि बरामद किया गया और उसे विश्लेषण के लिए रक्षा अनुसंधान केंद्र भेजा जा रहा है। हमारी सेना में कोई भी हताहत नहीं है। मिशन को सावधानी और सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। पाटिल ने कृतिका और तकनीकी टीम को सफलता की बधाई दी तो रक्षा मंत्री के उत्तरी कमान के प्रमुख कैप्टन नीरज और सेना के सभी जवानों को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने अभी अपना बधाई संदेश खत्म ही किया था कि कृतिका ने कहा, सर अब क्या हुआ? मिस्टर पाटिल ने पूछा। सर, पाकिस्तान टीवी से अभी अभी सूचना मिली है कि इस्लामाबाद के पूर्व में स्थित एक मस्जिद में RDX से भरी एक वैन ने टक्कर मार दी है, जिससे वहां नमाज पढ़ रहे लगभग 200 लोग मारे गए हैं। साथ ही 40 लोगों के और भी मारे जाने की सूचना है। वहां मलबे में ईंट पत्थरों के अलावा कंप्यूटर का भी बहुत सारा सामान मिला है। अच्छा हुआ, जो काम हम नहीं कर सकते थे उसे उन्होंने स्वयं कर दिया, रक्षा मंत्री ने कहा। मगर उन्होंने अपने ही देश में ऐसा क्यों किया? किसी तकनीकी अधिकारी ने पूछा। अल जवाहिर का सरकार और दूसरे आतंकवादी संगठनों से तालमेल ना होने एवं चीन के डर के कारण उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर बहुत सारा डेटा और गोपनीय सूचनाओं को नष्ट कर लिया, रक्षा सलाहकार ने कहा। और ये सब हमारी सरकार के बदले हुए तेवरों के कारण संभव हो सका है, रक्षा मंत्री ने कहा। मिशन स्टार की 100% सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई दी। ये मिशन पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। हॉटलाइनों को बंद कर दिया गया।